मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो बात सबसे पहले राजधानी दिल्ली की ही करेंगे, जहां पर कृषि कानूनों को शुक्रवार को वापस लेने के लिए जहां केंद्र सरकार के फैसले ने जो ऐलान फैसला का किया है, उसके बाद कांग्रेस ने अब शनिवार यानी आज किसान विजय रैली निकालने का फैसला किया है और इसके तहत देश भर में रैलियां और सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले कांग्रेस ने यह भी कहा कि देश की जनता को समझ में आ गया है कि बीजेपी की हार के आगे ही देश की जीत है। अब 700 कृषकों की मौत और किसानों के दमन के लिए उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। खबर के मुताबिक कांग्रेस ने अपने कैडर से राज्य और जिला मुख्यालयों पर किसानों की ओर से किसान विजय रैलियों और किसान विजय सभाओं का आयोजन करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि शनिवार का दिन किसान विजय दिवस के रूप में मनाने के लिए ये ऐलान किया गया है। कांग्रेस आज किसान आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले करीब 700 से अधिक किसानों की दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना करने के लिए कैंडल मार्च का भी आयोजन करेगी और कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में शहीद किसानों के परिवारों से मिलने भी जाएंगे। कांग्रेस आज किसान विजय रैली निकालने वाली है और इसी को लेकर दिल्ली से राजीव तिवारी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से ये ऐलान किया गया और कृषि कानूनों को पूरे तरीके से अब रद्द करने का फैसला मोदी सरकार ने लिया और उसको लेकर कांग्रेस जो है वो अब ये विजय दिवस रैली निकालने जा रही है, क्या कुछ इस रैली में खास रहने वाला है? मौके पर के किसानों को समझाने में वो नाकाम रहे और कहीं न कहीं उनकी जो कार्रवाई थी वो कहीं न कहीं किसानों के लिए समझ में नहीं आई। किसानों को और किसानों से वो जो कृषि कानूनों के लिए आवाज उठाई थी किसानों की तरफ से, उसको वापस लेने के लिए कहा, यानी तीनों कृषि कानून को वापस ले लिया गया है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से 700 किसानों की जो शहादत हुई है उसके अंदर भी कहीं न कहीं सरकार को माफी मांगनी चाहिए, ये भी कहा कांग्रेस के जैसे प्रवक्ता ने। और लगातार कहीं न कहीं कांग्रेस की तरफ से किसानों के लिए आवाज उठती नजर आ रही है। सरकार जो है वो अहंकारी सरकार हो चुकी है, कहीं न कहीं उनका अहंकार टूटना चाहिए। और जिस तरीके से कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि जिस तरीके से भाजपा की जो हार हुई है वो कहीं न कहीं उनके अहंकार की हार हुई है और कहीं न कहीं उससे आगे ही देश की जीत है। मगर जिस तरीके से लगातार कहीं न कहीं किसानों की बातें मानी गई हैं और उससे कहीं न कहीं किसानों के अंदर खुशी जरूर देखने को मिल रही है। मगर आज जो है किसान जो है कांग्रेस की तरफ से लगातार कहीं न कहीं शोक सभाएं की जाएंगी, कैंडल मार्च किए जाएंगे और यहाँ तक कि आज के दिन को विजय दिवस के तौर पर मनाने की कोशिश की जाएगी। मगर लगातार कहीं न कहीं हर तरीके से किसानों की जो शहादत है वो कहीं न कहीं नमन करने की कोशिश की जा रही है। जी, इसी के साथ राजीव, देखिए आज जो किसान विजय रैली होने जा रही है उसमें कांग्रेस की ओर से किस तरीके का आयोजन किया जाएगा, ये भी बताएं। तो कहीं न कहीं कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं या फिर बड़े नेता हैं, वो उन किसानों के घर पर जाएंगे जहां पर वो किसान रहते थे या फिर जहां पर उनकी खेती हुई है और लगातार उनके परिजनों से मिलेंगे और लगातार जो उनकी क्या कहते हैं शहादत है उनको कहीं न कहीं नमन किया जाएगा। हर पूरे देश के अंदर विजय दिवस मनाया जाएगा और कहीं न कहीं कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा। और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता जिन इलाकों के अंदर हैं या फिर जिन वार्डों के अंदर हैं वो वहां पर उन किसानों के लिए कैंडल मार्च करेंगे, नमन करेंगे, उनको उनकी शहादत को कहते हैं श्रद्धांजलि दी जाएगी। मगर कहीं न कहीं किसानों की जो कोशिश थी वो लंबे 1 साल के बाद हासिल हुई है और कहीं न कहीं जिस तरीके से किसानों की जो मांग थी तीनों ही कृषि कानूनों को वापस कराने की, वो मांग पूरी हो गई है। मगर लगातार कहीं न कहीं जो और मांगे हैं उसके लिए भी अभी किसान डटे हुए हैं और लगातार किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार जब तक उनको लिखत में नहीं देगी वो दिल्ली की सीमाओं को छोड़ेंगे नहीं। जी, राजीव, देखिए जिस तरीके से किसानों ने तो ये बात कह दी है, लेकिन ये जो विजय दिवस रैली कांग्रेस की ओर से निकाली जा रही है, ये रैली काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले राहुल गांधी ने खुद किसानों को चिट्ठी भी लिखी है और उन्होंने साफ तौर पर चिट्ठी में ये बात कही है कि अभी भी आपकी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। कांग्रेस अब ये इस किसान आंदोलन को किस दिशा में लेकर जाने की कोशिश कर रही है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी ने जिस तरीके से पत्र लिखकर कहा कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, मगर राहुल गांधी ने किसानों के लिए ट्रैक्टर रैली तक निकाली गई थी। ट्रैक्टर के ऊपर खुद वो ट्रैक्टर चला के गए थे। कहीं ना कहीं किसानों की आवाज उठाने की कोशिश की गई थी। यहाँ तक ये भी कहा था राहुल गांधी की तरफ से कि जो भाजपा है वो अहंकारी सरकार हो चुकी है, इसके अहंकार को छोड़ना होगा। मगर किसानों की जो आवाज रुकती नजर आई थी और कहीं ना कहीं अब कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से किसानों की स्थिति तो उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर भी जोश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि खुद प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया कि
कि जिस तरीके से अचानक से प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान आयोग में जो कानून थे उसको वापस लिया है, तो कहीं ना कहीं 5 राज्यों के चुनाव है उसके मद्देनजर रखते हुए ही हार के डर से किसी कृषि कानूनों को वापस किया गया है। तो कहीं ना कहीं हार का डर भी बताया जा रहा है और खासतौर पर 5 राज्यों के चुनाव है उसके अंदर बचने के लिए या फिर चाहे किसानों के जो वोट बैंक का हासिल करने के लिए भाजपा ने इस तरीके का कदम उठाया है। जी राजीव, राजनीति से ओतप्रोत तो ये फैसला है, ये आम बात है और ये सभी को पता भी है कि ये फैसला जो है वो राजनीति की वजह से ही लिया जा रहा है। लेकिन अब इसमें समझने की बात ये है कि आगे किसानों का क्या रुख होगा, इसमें किसान क्या कुछ इसको लेकर कह रहे हैं। देखिए बिल्कुल सही कहा गया। यहाँ पर बात करें राजनीति की, तो राजनीति के पहलू से ही इन किसी कानूनों को वापस किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब कानून लागू किया था तो यही कहा था कि किसी कीमत पर वापस नहीं होगा ये तीनों ही कृषि कानून। मगर अचानक से गुरु पूर्व के मौके पर एकदम कानून वापस लिए जाते हैं, किसानों को समझाने की कोशिश की जाती है कि हम आप लोग जा नहीं पाए, हम उसकी सुविधाएं नहीं बता पाए, तो कहीं ना कहीं अचानक से क्यों ये सिर्फ राजनीतिक पहलू है। अगर बात करें किसानों की रणनीति की, किसान की अभी लड़ाई जो है खत्म नहीं की, किसानों ने भी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है एमएसपी पर लिखित कानून चाहिए, नया कानून चाहिए। मगर लगातार जो फर्ज मांगे हैं उसके लिए भी किसान चाहते हैं कि सरकार उनसे बैठकर बातचीत करे और उन मुद्दों पर भी समझौता तय किया जाए। मगर अभी सरकार की तरफ से कोई भी कदम उठता हुआ नजर नहीं आया है और न ही अभी कृषि कानूनों के लिए लिखित में सरकार की तरफ से किसानों को दिया गया है। जी आज किसान संगठनों की भी बैठक होने जा रही है, उस बैठक में क्या कुछ खास रह सकता है राजीव? यहाँ पर बात करें किसानों की बैठक की, तो लगातार कहीं ना कहीं रणनीति अब बिल्कुल बनती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस किया तो उससे कहीं ना कहीं किसानों के अंदर खुशी जरूर देखने को मिली, मगर कहीं ना कहीं काफी बड़ी देरी के बाद, यानी कि 1 साल का लंबा समय बीतने के बाद में 400 किसानों की मौत हो जाती है, उसके बाद में ये कहीं ना कहीं कदम उठाए गए हैं। मगर यहाँ पर बात करें किसानों की, तो किसान अब बिल्कुल रणनीति के मोड में है और लगातार कहीं ना कहीं आगे की रणनीति बनाई जाएगी, चाहे वो एमएसपी को लेकर हो, लिखित कानून को लेकर हो, या फिर चाहे गारंटी कानून को लेकर हो, या फिर एक तीनों ही कानूनों को वापस कराने की जो लिखित गारंटी होती है वो भी हो। मगर किसानों की जो मांग है गन्ने को लेकर भी, उनकी जो फसलों के लिए बिजली को लेकर भी, वो तमाम मांगों को लेकर भी अब रणनीति बनाई जा रही है और सरकार के आगे प्रस्ताव भी रखा जाएगा, इन मांगों को भी माना जाए ताकि किसानों की जो दिक्कतें हैं वो दूर हो। मगर देखना होगा सरकार अभी कितनी बातों को मानने की कोशिश करती है। जी सरकार के इस फैसले का आगामी विधानसभा चुनावों पर किस तरीके से असर देखा जाए? बिल्कुल सही कहा गया। यहाँ पर बात करें आगामी चुनावों की, यानी कि 5 राज्यों के चुनावों की, तो कहीं ना कहीं हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर और राज्यों की बात करें, तो लगातार कहीं ना कहीं इससे जरूर फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा। और लगातार भाजपा के नेता जो है, वो वरिष्ठ नेता जो है, वो यही करें कि किसान जो है वो कहीं ना कहीं गुमराह हुए थे और यही चीज प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा कि कुछ किसान जो है वो गुमराह है, उनको समझा नहीं पाए। मगर किसान जो है वो बिल्कुल जानते हैं कि उनकी लड़ाई किस हद तक जाएगी और कहां तक लेके जाना है। इसीलिए किसानों ने शुरुआत में ही कहा था कि वो 1 साल का राशन लेकर अपने साथ चल रहे हैं और कहीं ना कहीं इस लड़ाई को लंबा लेके जाएंगे। मगर यहाँ पर बात करें किस तरीके से किसानों की रणनीति की, किसान बिल्कुल डटे हुए हैं। अब अभी तक किसानों को सीमा पर नहीं छोड़ा है, मगर जब तक सरकार पूरी तरीके से किसानों की बातों को नहीं मानेगी तो ये लड़ाई और ज्यादा लंबी चलेगी। और कहीं ना कहीं ये संकेत दिया गया किसानों के द्वारा कि इस सरकार से कहीं ना कहीं आंदोलन के द्वारा ही लंबी लड़ाई यानी कि अपनी बातों को मनवाया जा सकता है। ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार जिस तरीके से किसान आंदोलन लंबा चल रहा था उसी को लेकर अब प्रधानमंत्री ने यह फैसला लिया। अगली खबर की ओर कर लेते हैं। कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने देश के नाम संबोधन दिया और इस संबोधन में उन्होंने कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया और इसी को लेकर अब शिवसेना ने भी इसका स्वागत किया है। मुंबई में शिवसेना से सांसद संजय राउत ने इस फैसले का स्वागत किया और इसी के साथ आपको बता दें कि कृषि कानून वापस ले जाने के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक दल अपनी ओर से राय भी रख रहे हैं। शिवसेना ने कृषि कानूनों को वापस ले जाने के फैसले को किसान आंदोलन की जीत बताया है। देश में सभी तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने को लेकर शिवसेना ने संजय राउत ने कहा कि किसान आंदोलन की ये विजय है और संजय राउत ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का शिवसेना स्वागत करती है। 550 किसानों ने इस कृषि विधेयक कानून के विरोध में अपना बलिदान दिया है। देर आए दुरुस्त आए। सभी तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने पर शिवसेना नेता संजय राउत ने ट्वीट किया, आज मोदी जी ने उनके मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है जो अपने ही देश के किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, फर्जी किसान कहकर संबोधित कर रहे थे, फिर चाहे वो बीजेपी नेता हो या फिर अंधभक्त।
प्रधानमंत्री ने पहली बार 7 साल में इस देश का आवाज सुना है और पहली बार देश के मन की बात अपने जुबान पर लाई। 1.5 साल हमारे किसान संघर्ष करते रहे, आंदोलन करते रहे। 400 से भी ज़्यादा किसान उनकी वहाँ बलि चढ़ गई, आत्महत्या की। गाजीपुर रोड पर किसान हार्ट अटैक से भी उनकी मृत्यु हो गई। आखिर 3 कृषि कानून को सरकार को पीछे लाना पड़ा है। अगर ये बात 1 साल पहले सुन लेते तो बहुत से किसानों की जान बच जाती, लेकिन उस वक्त भी राजनीति थी। हम पीछे नहीं हटेंगे, हमारी बात भी सुनी नहीं गई। हमने भी आंदोलन किया, किसान धरने पर बैठे, हम वहाँ भी गए थे, हम राष्ट्रपति जी से भी मिले थे। लेकिन विपक्ष के सामने या विपक्ष की बात हम नहीं सुनेगी, ये उनकी वंशता थी, राजनीति थी। लेकिन आज भी अगर 3 कृषि कानून पीछे लिया है, वो भी राजनीति के लिए लिया है। लेकिन मैं स्वागत करता हूँ, पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारी हार की जो डर है, उनकी वजह से ये कानून पीछे लिया। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता मुरारी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुरारी, फिलहाल जिस तरीके से प्रधानमंत्री के इस फैसले का शिवसेना नेता संजय राउत ने भी स्वागत किया है, पूरी शिवसेना का इस पर क्या कुछ कहना है? मुस्कान, देखिए, शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने इस मामले पर साफ तौर पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये किसानों की जो है जीत है। महाराष्ट्र के लगभग 550 किसानों ने जो बलिदान दिया था, जो शहादत दी थी, उसकी एक जीत है। जिस तरीके का उन्होंने अपना व्यक्त दिया था, हालांकि उनका कहना था कि जो दिन था उसे लेकर के उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर पंजाब की बात करें, तो जो आने वाले चुनाव है वहां पर उनकी स्थिति काफी उन्हें खराब लग रही थी और यही वजह था कि उनको बैक सीट पर आना पड़ा और इन तीनों जो बिल थे इन्हें जो है रद्द करना पड़ा। जी फिलहाल मुरारी, जिस तरीके से संजय राउत ने इसका फैसले का स्वागत किया है, लेकिन कहीं ना कहीं किसान जो हैं वो अभी भी प्रधानमंत्री के इस भाषण पर विश्वास करते नहीं नजर आ रहे हैं। किसानों का ये साफ तौर पर कहना है कि अभी भी हमें उन पर विश्वास नहीं है जब तक शीतकालीन सत्र में हमारे पास लिखित प्रस्ताव इसका नहीं आ जाता। अब क्योंकि शिवसेना नेता संजय राउत ये बयान जो है उनका, जो अभी सुना हमने, उसमें उन्होंने कहा कि शिवसेना शुरुआत से ही किसानों के साथ है, तो अभी शिवसेना का किसानों को लेकर क्या रुख है? देखिए, शिवसेना समय समय पर किसानों के आवाज के लिए अपनी आवाज बुलंद करती है, लेकिन महाराष्ट्र में जो स्थिति किसानों की है उसे लेकर के राज्य सरकार कितनी गंभीर है। पिछले 1-1.5 सालों में महाराष्ट्र में जो बरसात से जो तबाही हुई थी, उनके बीमा की बात हो या उनके मदद की बात, ऐसे में महाराष्ट्र के किसान भी चाहते हैं कि जो सरकारें होती है, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, ये सिर्फ आश्वासन देती है, जमीनी स्तर पर कुछ होता नहीं है। और कई बार इस तरीके से कह सकते हैं कि धोखा खा चुके किसान है, और यही वजह है कि मांग करते हैं कि इस सत्र में इस बजट को रद्द किया जाए, उनकी कॉपी बाकायदा किसान के जो मुखिया है उन तक पहुंचाई जाए। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी भी कह चुके हैं कि जब सत्र शुरू होगा तो इसमें सर्वदलीय बैठक के साथ इस पर जो सर्वसम्मति से इसे रद्द किया जाएगा। लेकिन जो किसान है अभी भी उनके मन में यही है कि जब तक इस सत्र में पूरी तरह से इस बिल को रद्द नहीं किया जाता तब तक उन्हें यकीन नहीं है। ठीक है मुरारी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली हम खबरों की रुख कर लेते हैं। अगली खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर भोपाल में खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे और वहां पर उन्होंने 8 मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि ये 8 मेट्रो स्टेशन 446 करोड़ रुपए की लागत से बने हैं। और इसी के साथ इस दौरान कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भोपाल बदल रहा है, बढ़ रहा है और सही इतिहास भी पढ़ रहा है। अब लोगों को पता चला कि ये राजा भोज का शहर है। स्टेशन का नाम भी रानी कमलापति के नाम से किया गया है। मेट्रो से बाबूलाल गौर साहब का सपना भी साकार हो रहा है। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मेट्रो के 8 स्टेशनों के लिए भूमि पूजन किया और इन कार्यक्रम में उन्होंने बड़ा बयान भी दिया है। सीएम ने कहा कि अभी तक भोपाल को नवाबों के शहर के तौर पर जाना जाता था, लेकिन अब लोगों को पता चल रहा है कि ये राजा भोज और रानी कमलापति का शहर है। भोपाल में मेट्रो स्टेशन का भूमि पूजन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एम्स के गेट नंबर 4 पर किया। मेट्रो रेल परियोजना के तहत 8 मेट्रो स्टेशन बनाए जाने हैं। सभी स्टेशन वर्ल्ड क्लास होंगे और इनमें से रानी कमलापति और एमपी नगर मेट्रो स्टेशन खासतौर पर डिजाइन होंगे। ये 8 स्टेशन 426 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहे हैं। सुरक्षित भोपाल या माता बहन बेटी सम्मान के साथ रात में भी घूम सके, सुंदर भोपाल भोपाल बनाना है। गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। और इनने ये गड़बड़ की है, ये भी गड़बड़, चाहे वो मस्ती में की हो और चाहे और कोई गड़बड़ करने वाले अपराधी, उनको सजा मिलेगी ढूंढ के। लेकिन मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि जिम्मेदार नागरिक बने हैं हम सब। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, थोड़े से लोग के लिए गड़बड़ की है और आप जिम्मेदारी का पालन करेंगे तभी हम भोपाल और मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान में सबसे आगे लेके जा पाएंगे और ले जाएंगे। ये हमारा संकल्प है। आप सबके साथ मिलकर भोपाल को भी सबसे सुंदर शहर बनाएंगे और मध्य प्रदेश को केवल हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया के सबसे राज्यों में से एक बनाएंगे। ये हमारा संकल्प है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए आप सब बहनों और भाइयों का साथ चाहिए। आज इस कार्यक्रम में आकर मुझे प्रसन्नता कि जिम्मेदार नागरिक पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्यक्रम में आए हैं और ये जो कार्यक्रम होना चाहिए वो इसी तरह का होना चाहिए ताकि जनता से बात और संवाद जीत हो सके। इस कार्यक्रम में आपका हृदय से स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आओ मेरे भोपाल के बहनों और भाइयों, मिलकर हम साथ चले, अपना भोपाल बनाए, बढ़ाते गढ़े और आगे बढ़ाए और हम स्वयं आगे बढ़े। ये मेट्रो रेल ये स्टेशन का लोकार्पण हुआ है, एक भोपाल के विकास में नए युग का प्रारंभ करने के लिए। एक बार मेरे साथ इस अवसर पर जो चीजें मैंने कही उनका पालन करने के लिए आप सब मेरे साथ भारत माता का जय का। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मध्य प्रदेश से संवाददाता प्रदीप राजावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, फिलहाल जिस तरीके से सीएम ने भूमि पूजन किया और इस दौरान जिस तरीके से उन्होंने भोपाल को अब राजा नवाबों का शहर जो पहले जाना जाता था, अब उन्होंने कहा कि अब भोपाल की स्थिति बदल रही है, किस तरीके का बयान उनका देखा जा सकता है? जी बिल्कुल मुस्कान जी, जैसा कि बात की कई बड़े शहरों में पहले ही मेट्रो चालू कर दी थी और बात की जाए मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के भोपाल को भी लंबे समय से था कि भोपाल में भी मेट्रो ट्रेन जोड़ें और जो कि इंतजार अब खत्म होता हुआ दिख रहा है। शुक्रवार के दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने के गेट नंबर 4 पर मेट्रो स्टेशन का भूमि पूजन किया है। भूमि पूजन करते हुए उन्होंने एक बड़ा बयान भी दिया है जिसमें कहा है कि भोपाल बदल रहा है और भोपाल बढ़ रहा है, साथ ही भोपाल का जो इतिहास है वो भी भोपाल बढ़ रहा है। इससे पूर्व जब भूमि पूजन था तब उन्होंने बताया कि जो 8 स्टेशन बनेंगे वो वर्ल्ड क्लास के होंगे और बात की जाए एम्स स्टेशन एवं एमपी नगर की तो ये काफी शानदार होंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि ये 8 स्टेशन की करीब 426 करोड़ की होगी और भूमि पूजन करने के बाद उन्होंने एक बड़ा बयान भी दिया है जिसमें कहा है कि भोपाल बदल रहा है, बढ़ रहा है और भोपाल अपना इतिहास भी पढ़ रहा है। जो भोपाल राजा भोजपाल की थी, राजा भोजपाल का शहर था, लेकिन इसे लोग
नवाबों और बेगमों के शहर के नाम से जाना जाया करते थे। लेकिन भोपाल में जब बड़े तालाब पर राजा भोजपाल की प्रतिमा स्थापित की गई और स्टेशन का नाम रानी कमलापति किया गया, तब लोगों ने जाना कि जो भोपाल शहर है वो राजा भोजपाल और रानी कमलावती का शहर है। साथ ही उन्होंने बताया कि जो बाबूलाल गौर का सपना था वो भी साकार होता दिख रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि उनका एक उद्देश्य और है कि कैसे बिजली को बचाया जाए। इसी के तहत जो भी स्टेशन होंगे उसमें सौर ऊर्जा के द्वारा बिजली प्रदान की जाएगी। साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इससे पूर्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भोपाल आगमन हुआ था। भोपाल को प्रदीप, सजाने देखिए के आगामी विधानसभा चुनाव भी मध्य प्रदेश में नजदीक है। क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में जो ये विधानसभा चुनाव है जो 2023 में होने हैं, उन्हीं विधानसभा चुनावों के मद्देनजर ये तमाम फैसले और तमाम जो सौगातें हैं वो मध्य प्रदेश को दी जा रही हैं? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो आगामी 2023 में चुनाव होने हैं विधानसभा के, और जैसा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये भी कहा है कि जो मेट्रो परियोजना है वो 2023 तक पूरी कर ली जाएगी। जो भोपाल के शहरवासी हैं, हम चाहते हैं कि वो 2023 में मेट्रो ट्रेन में उनको बैठा हुआ देखना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं चुनावों से जोड़कर भी देखा जा सकता है। लेकिन बात की जाए तो भोपाल में ये मेट्रो परियोजना है पहले ही लागू होनी थी, जिसका लोगों को काफी इंतजार करना पड़ा और अब ये पूरी होती हुई भी दिख रही है। जी प्रदीप, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।